इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, आइए जानते हैं इवोल्यूशन और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। इवोल्यूशन में हमने देखा था कितनी तरह की जो है स्पीशीज़ का निर्माण होता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो उनको सबको जो है क्लासिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही जानेंगे कि इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट, इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो इवोल्यूशन होता है तो उसमें ये पता लगाना कि 2 स्पीशीज़ में क्या रिलेशन है, ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी ऑर्गन लेवल पे, कैसे कैसे वो डिफरेंट होते गए, कैसे नई स्पीशीज़ फॉर्म हुई, तो ये सब कुछ है। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। और क्लासिफिकेशन में फॉसिल्स का भी काफ़ी अहम रोल होता है, वो देखेंगे। और इवोल्यूशन बाय स्टेजेस क्या होता है ये भी जानेंगे। तीनों ही क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो चलते हैं ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स से हम कैसे पहचान सकते हैं कि इनका ओरिजिन जो है सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है ना। और उनको जो होमोलोगस ऑर्गन वाले जो हैं स्पीशीज, उनको एक साथ रख सकते हैं क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स हैं वो एक जैसे होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपकी ये जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, होमो मीन्स होता है सेम, जो दिखने में सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है होमोलोगस ऑर्गन्स का वो सेम होता है। जैसे ह्यूमन का ये हैंड है, राइट, उसी तरह से यहाँ पे ये फ्रॉग का है लिम्ब, और ये है बर्ड का, और ये टर्टल का। तो ये 4 लिम्ब्स हैं, ह्यूमन, फ्रॉग, बर्ड, टर्टल। देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर चारों का सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शंस जो है अलग अलग हैं। ह्यूमन्स जो है ग्रैस्प कर सकते हैं चीज़ों को, होल्ड कर सकते हैं। फ्रॉग जो है जंप कर सकता है, बर्ड्स इसको उड़ने के काम में लाते हैं, टर्टल रेंगने के काम में लाते हैं। तो फंक्शंस इसके अलग अलग हैं, तो इन्हीं को बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन इज सिमिलर। एक बार एनालॉगस ऑर्गन्स को भी देख लेते हैं, वो इसका उल्टा होता है। ये एनालॉगस ऑर्गन्स है, इसमें क्या होता है, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो डिफरेंट होता है, राइट, लेकिन जो उनका फंक्शन होता है, जो जिससे जिस काम में वो उनको लाते हैं वो सेम होता है। जैसे ये एक बर्ड का विंग का है, ठीक है ना, लिम्स का है, और ये बैट है, ठीक है ना। आप ये देखिए इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसमें ये जो विंग्स हैं, ये फेदर्स हैं जो बर्ड के, ये अटैच हैं इधर आपके बोन के साथ, राइट। और इधर ये देखिए ये 2 बोन्स के बीच में ये यहाँ पे ये सेगमेंटेड बोन्स हैं, और इनके बीच में ये जाल है, ठीक है ना, ये जाल बना हुआ है, और ये काफ़ी चौड़े हैं, ठीक है ना। तो इनके कंपोनेंट्स जो होते हैं दोनों ऑर्गन्स के वो भी डिफरेंट होते हैं थोड़े थोड़े, और बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होता है। लेकिन दोनों ही, बर्ड्स भी और बैट भी, इसको उड़ने के काम में लाते हैं। तो जो अगर एग्जाम में आता है तो इसी तरह से डिफरेंस आपको लिख देना है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन इज सिमिलर। होमोलोगस ऑर्गन की बात करें, और एनालोगस में द डिजाइन स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, डिजाइन स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन्स आर डिफरेंट। इसी तरह से इसमें क्या होता है, द ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म, जो होमोलोगस में ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना, डिफरेंट फंक्शंस। और इसमें जो होता है द ऑर्गन्स परफॉर्म सेम फंक्शन है आपका होमोलोगस ऑर्गन में, इसमें देयर ओरिजिन इज सेम। तो होमोलोगस ऑर्गन ये क्लासिफिकेशन में काफ़ी काम आता है, क्लासीफाई करने में। जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है,
राइट। तो पता चल जाता है कि एंसेस्टर्स जो हैं कौन रहे होंगे। और लेकिन जो एनालॉगस ऑर्गन्स में होता है उनका ओरिजिन जो होता है, जो एंसेस्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। एग्जाम्पल लिम्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैं, और इधर विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड है। तो ये हो गया आपका होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं, जो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में जो सेकंड जो चीज़ है जो काम में आती है वो हो गई है आपकी फॉसिल्स। फॉसिल्स भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्लासीफाई करने में। तो फॉसिल्स होते क्या हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो फॉसिल्स जो होते हैं वो आपके जो होते हैं प्रिजर्व जो होते हैं ट्रेसेस होते हैं एक तरह से, या इम्प्रेशंस भी हो सकते हैं। प्रिजर्व ट्रेसेस हो सकते हैं या इम्प्रेशंस भी हो सकते हैं। और जो कि आपके हमको जो है जब खुदाई करते हैं अर्थ में उसमें मिलते हैं, तो उन्हीं को हमको बोल देते हैं। और वो किसके होते हैं? वो होते हैं आपके ऐसी ऑर्गेनिजम्स के जो कभी पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, राइट। तो उनकी आज वो नहीं है, उनकी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, राइट। तो उनको हम बोल देते हैं कि फॉसिल्स हैं। तो फॉसिल्स आर द प्रिजर्व ट्रेसेस, राइट। प्रिजर्व डेफिनेशन आ जाती है कई बार। तो फॉसिल्स आर द प्रिजर्व ट्रेसेस और इम्प्रेशंस ऑफ द, इम्प्रेशंस होता है उनका उनका छाप जो होती है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। देख लेते हैं कि देखने में कैसे लगते हैं, कुछ फॉसिल्स की पिक्चर्स देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एमोनाइट है, एक इन्वर्टिब्रेट है ऑर्गेनिज्म। तो ये देखिए, और एक ये ट्राइलोबाइट है। तो ये बनते कैसे हैं? कि जैसे मान लो कोई नेचुरल आपका इंसिडेंट हो गया, है ना, प्राकृतिक आपदा आई और ये क्या है, दब गए कीचड़ में। और धीरे 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 सालों में जो है डिके हो जाते हैं ये पूरा इनका बॉडी का। जैसे जब मिट्टी में दब जाती है तो धीरे धीरे बॉडी डिके हो जाती है, लेकिन उसकी वो छाप जो है वो कीचड़ में उनकी रह जाती है कई बार। तो वो छाप जो है वो हम इनको मिल जाती है जब आर्ट में खुदाई वगैरह करते हैं, तो उसमें मिल जाती है। तो उससे पता चलता है कि इस तरह की स्पीशीज भी रही थी पहले, ठीक है ना। और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में फिर वो मदद करती हैं कि ये कहाँ से आई होंगी, इसके बाद क्या आया होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये एमोनाइट है, ये ट्राइलोबाइट है। एग्जाम्पल के तौर पर आप तो याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं दोनों, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इनमें। एक और एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स का। ये उसकी पिक्चर है आर्कियोप्टेरिक्स की, थोड़ा स्केच बनाया हुआ है समझने के लिए। इसमें जो है विंग्स भी हैं, राइट। ये विंग्स हैं इसके, और ये इसके जबड़े में जो है दांत भी हैं, राइट। तो एक करेक्टर जो है ये बर्ड वाला है इसमें विंग्स का, और दूसरा जो है ये आपका रेप्टाइल्स का है। तो इसको आर्कियोप्टेरिक्स को है जो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। ये एक फॉसिल है राजासोरस, राइट। ये एक डायनासोर का फॉसिल है। ये रिसेंटली इंडिया में पाया गया है, नर्मदा वैली के आसपास। तो इससे भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में मदद मिलती है और क्लासिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है। ये हो गया आपका फॉसिल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है फॉसिल्स के, ये हम जान लेते हैं। एक जैसा हमने बताया कि ये दो जो स्पीशीज़ या क्लासेस हैं उनके बीच में जो है लिंक एस्टेब्लिश करने के काम आते हैं। जैसे कि ये आर्कियोप्टेरिक्स है, इज़ अ इंटरमीडिएट लिंक, राइट। इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, राइट। और दूसरा जो सिग्निफिकेंस है, टू दे हेल्प टू स्टडी द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी दे हेल्प टू स्टडी द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, वो कैसे आया, किसके बाद आया, राइट। तो ये हेल्प करने में फॉसिल्स काफ़ी मदद करते हैं। और फॉसिल्स की एज कैसे पता लगाई जाती है? फॉसिल्स की एज को पता लगाने के दो तरीके हैं। एक हो गया जब हम उसको खुदाई करते हैं ज़मीन की, एक्सकवेशन ऑफ अर्थ होता है, तो उसमें जो अर्थ के सरफेस के नियर पाए जाते हैं फॉसिल्स, ठीक है ना, उनकी एज जो होती है रीसेंट होती है, यानी कि वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और जो ज़मीन के ज़्यादा अंदर पाए जाते हैं दबे हुए, उनकी एज उनके कंपैरिजन में
जो सरफेस पे है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये लॉजिकल भी है, जो ज़्यादा पुराना होगा वो उतना ही नीचे दबा होगा मिट्टी में, अर्थ के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा तरीका होता है डेटिंग का, जिसमें कि जो है आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, मतलब एलिमेंट की दो फॉर्म्स भी हो सकती है, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो उनकी जो रेशो है वो पता ही लगाई जाती है by detecting the ratio of different isotopes of the same element in the fossil material। तो उससे पता चल जाता है कि इतने सालों में वो इतना फॉसिल जो है, इतना जो आइसोटोप था वो इतना जो है डिके हो गया, तो पता चल जाता है कि कितने साल लगे होंगे उसको। तो वो रेशियो से उनको एज का पता चल जाता है। कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, वो भी इसी तरह का है कि उसमें रेडियो एक्टिविटी के थ्रू उसका जो रेशियो है वो बदलती रहती है, जिससे कि वो अपना एज पता कर लेते हैं कि फॉसिल कितना पुराना है। तो ये हो गया फॉसिल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में एक और जो चीज़ है वो हमें समझने की है, वो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जैसे आईज़ है, तो हम कई बार सोचते हैं कि ये आईज़ कैसे आ गई होंगी, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है आई। लेंस होता है, कॉर्निया होता है, उसमें मसल्स और ये माइंड के साथ जुड़ा होता है। और आईज़ भी जो होती हैं कितने प्रकार की हैं, कंपाउंड आईज़। तो इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो ये कैसे कैसे क्या एकदम से आ गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईज़ को आने में कितने हज़ारों लाखों साल लगे होंगे, और ये स्टेजेस में आया होगा। तो जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये ट्रेसेस ढूंढते हैं पहचान करने के लिए कि कैसे आया होगा। तो एक आपने फ्लैट वर्म है, उसका एग्जांपल आप याद रखिए, उसका नाम प्लेनेरिया है। फ्लैट वर्म होता है एक तरह का, जैसे टेप फॉर्म होता है पेट में कीड़ा, ऐसी फ्लैट वर्म है एक, ये प्लेनेरिया है, राइट। प्लेनेरिया में क्या है, यहाँ पे ये आपके दो इस तरह से यहाँ पे ट्रू आइज तो नहीं होती हैं, ये रूडिमेंट्री आइज होती हैं। रूडिमेंट्री आइज मतलब खाली निशान होता है उस पे, बॉडी पे आइज जैसा। तो अब ऐसा माना जाता है कि ये शुरुआत रही होगी प्लेनेरिया में, जो है जो रूडिमेंट्री आइज आई, जो एक्चुअल में आइज का काम नहीं करती थी, तो रूडिमेंट्री आइज थी प्लेनेरिया में। तो इससे पता चलता है कि जो भी जो स्पीशीज जब फॉर्म होती हैं अलग अलग, या डाइवर्जेंस होता है, तो उसमें जो है स्टेजेस में होता है। और कोई भी ऑर्गन एक दिन में इवॉल्व नहीं होता है, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल प्लेनेरिया का है। दूसरा आप कह सकते हैं जो आपका डायनासोर्स में जो था, पहले फेदर्स पाए जाते थे बॉडी के ऊपर। तो वो जो बेसिकली था, उनका फंक्शन था उनको ठंड से बचाने का, इंसुलेट करने का, ठीक है ना। इंसुलेशन होता है कि उनको सर्दी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाए, ठीक है ना। तो ना तो ठंड बाहर से अंदर उनके बॉडी की जा पाए, जो जो अंदर की गर्मी है वो बाहर ना जा पाए, तो वो इंसुलेशन का काम करते थे फेदर्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएशंस होते गए, तो बर्ड्स में ऐसे चेंजेस आए कि उन्होंने उसको जो है फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये शो करता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में काफ़ी लिंक है, कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ही वो इवॉल्व हुए हैं, राइट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरी एक और चीज़ समझने की है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके भी इस बात को प्रूव किया गया है कि ये तो खाली हम जो है गैस लगाते हैं कि आए होंगे, राइट। एक्चुअल में क्या हुआ होगा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इस तरह से ये गैस चलते रहते हैं, और काफ़ी मतलब रीजनेबल गैस होते हैं ये। अब देखिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ये आदमी खुद करता है, लैब में करता है। तो ये जो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में आर्टिफिशियल जो करते हैं आपका सिलेक्शन, तो उसमें ये ध्यान में रखते हैं कि किस तरह का उनको रिज़ल्ट चाहिए। तो वो जो जीन्स होते हैं उनको जेनेटिकली जो है मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल है वाइल्ड कैबेज।
तो वाइल्ड कैबेज से देखो उन्होंने जेनेटिकली जो उनको मॉडिफाई कर करके कितनी सारी स्पीशीज तैयार की हैं। जैसे ये कैबेज है, ठीक है ना, वाइल्ड कैबेज से उन्होंने कितने सारे ये गोभियाँ तैयार की हैं। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी हो गई, कैबेज हो गया आपका पत्ता गोभी। और कॉलीफ्लावर में उन्होंने क्या क्या फ़ायदा, फूल जो होता है गोभी का, वाइल्ड कैबेज का, उस पे काम किया और उसको खाने लायक बनाया, ठीक है ना। इसमें कैबेज में जो है फूल ख़त्म हो गया है और खाली पत्ते हैं, पत्तों को उन्होंने खाने लायक बनाया है। और ब्रोकोली में उन्होंने फूल को अरेस्ट कर दिया, मतलब जो फूल था वो पूरा हो नहीं पाता है पूरा, और उसको वो ग्रीन का ग्रीन रह जाता है, जैसे देखा होगा ब्रोकोली में। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्होंने इतनी सारी उनकी स्पीशीज़ तैयार की। तो अब ये जो है वैराइटीज़ जो उन्होंने तैयार की है, अब ये बात जो है शो करती है कि अगर कोई अभी जैसे देखने जाएगा कॉलीफ्लावर, कैबेज और ये ब्रोकोली को, तो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये वाइल्ड कैबेज से आए हैं। पर क्योंकि ये ह्यूमन ने खुद किया है लैब में, तो उनको तो पता है, ह्यूमन्स को पता है कि ये एक्चुअली में आए हैं इसी से। तो ये भी शो करता है कि इवोल्यूशन जो है स्टेजेस में होता है ना, धीरे धीरे। तो ये एग्जांपल आप रख सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो ये था आपका इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इसमें एक और चीज़ आती है, वो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो आपका डीएनए होता है उसमें इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए का ऑर्गेनिज्म में, स्पीशीज़ में, तो उसमें देखते हैं कि कितना जो है उसके डीएनए के अमाउंट में चेंज आया, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो उससे भी पता चल जाता है कि कौन सा स्पीशीज़ किसके क्लोज है, राइट। जो जिसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर मैच करेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए मैच करेगा, तो इसका मतलब वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है स्पीशीज़। तो ये काफ़ी टेक्निक यूज़ होती है जिसमें कि डीएनए को मेजर किया जाता है, अमाउंट और उसका जो अंदर का सीक्वेंस है जीन्स का, और उससे पता लगाया जाता है कि उसको ग्रुप में जो है जो क्लासिफिकेशन है उसमें कहाँ पे रखा जाएगा। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है ये टेक्निक भी, काफ़ी इस्तेमाल में होती है। तो ये था इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज ही सीबीएसई लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय पे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।